हेलो बच्चों, अभी तक हमने पिछले सेक्शन में क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है। आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेंगे, साथ में एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1 लेट्स सपोज, और एक और चार्ज है आपके पास लेट्स सपोज Q2। ठीक है जी, मान लीजिए दोनों चार्जेस कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं। और मान लीजिए ये कोई भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा उनके बीच का r। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन है कि क्या Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया? यस, Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, इस तरफ फोर्स लगाया। ठीक है, क्या Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाया? जी बिल्कुल लगाया, इस तरफ फोर्स लगाया। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है भाई, अब हुआ क्या कि इस सिचुएशन में मान लीजिए एक तीसरा चार्ज अपनी एंट्री मान लेता है। मान लीजिए एक उस चार्ज का नाम है Q3। ठीक है भाई, और मान लीजिए Q3 जो चार्ज है वो कैसा है? वो नेगेटिव चार्ज है। और मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि Q1 कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। Q2 कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा था, पहले Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा था। अब बात यह आई कि क्या Q1 Q3 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 Q3 के ऊपर फोर्स लगाएगा? जी बिल्कुल लगाएगा। Q3 Q2 के ऊपर किस तरफ फोर्स लगाएगा? Q3 Q2 के ऊपर किस तरफ फोर्स लगाएगा? जी वो इस तरफ लगाएगा, मतलब आप इसको इस तरफ नहीं दिखा सकते, वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, क्या Q1 Q3 के ऊपर फोर्स लगाएगा? जी बिल्कुल लगाएगा। किस तरफ लगाएगा? जी बिल्कुल इस तरफ लगाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया, इस तरफ फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज था। सिमिलरली ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। तो Q1 Q3 को अट्रैक्ट करेगा, Q2 भी Q3 को क्या करेगा बेटे? अट्रैक्ट करेगा। अब सीखने वाली चीज़ क्या है? सीखने वाली चीज़ ये है कि क्या Q3 के आने से Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा था, क्या हो रहा था? Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा था, क्या उस फोर्स पर कोई असर पड़ा? तो सवाल है कि क्या Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, क्या Q3 के आने की वजह से उस फोर्स पर कोई असर पड़ा? तो इसका आंसर है कि जी बिल्कुल नहीं पड़ा। Q3 के आने से Q1 और Q2 के बीच की इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा था वो तो लगा ही रहा था, साथ में अब Q2 के ऊपर कौन भी फोर्स लगा रहा है? Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है बेटे Q3। वो किस तरफ लगा रहा है? वो अपनी तरफ लगा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि Q3 जब Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स की वजह से Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स Q2 के ऊपर, उसमें कोई चेंज आ जाएगा? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्ट हो रहा था, उस फोर्स के ऊपर किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या अब्सेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? ठीक है भाई, मैं फिर से बोल देता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द presence or absence of other charges। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एक्ट हो रहा है, वो किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है। क्या सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं इसका। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है कि ये एक चार्ज है, मान लीजिए बेटा Q0,
क्यू नॉट को जनरली टेस्ट चार्ज बोल देते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट लेते हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए ये एक चार्ज है बेटे Q1, मान लीजिए ये एक चार्ज है बेटे कितना Q2, और मान लीजिए ये एक चार्ज है बेटे क्या Q3, और मान लीजिए ये एक चार्ज है बेटे सिमिलरली Qn, ठीक है भाई। लेट्स सपोज कि Q0 और Q1 के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं बेटा, R1 से। Q0 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन है मान लीजिए उसको हम R2 से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली Q3 और Q0 के बीच का सेपरेशन हम R3 से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली हम लोग इस सेपरेशन को किससे डिनोट कर देते हैं, Rn से डिनोट कर देते हैं। और हमारा क्वेश्चन है कि हमें नेट फोर्स निकालना है जो Q0 के ऊपर एक्ट हो रहा है बाकी सारे चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है भाई। तो बात यह है कि क्या Q1 Q0 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, जी बिल्कुल लगाएगा। लेट्स सपोज ये फोर्स कितना हो गया भाई अपना F1। क्या Q0 के ऊपर कोई Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा, लेट्स सपोज F2। क्या Q0 पे Q3 की वजह से कोई फोर्स लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा, लेट्स सपोज F3। क्या Q0 पे Qn की वजह से कोई फोर्स लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा, कितना Fn, मान लेते हैं, ठीक है भाई, मान लिया हमने। तो सबसे पहले F1 लिखते हैं, जैसा कि हमने कूलम्ब्स लॉ में सीख लिया है। F1 कौन सा फोर्स है, F1 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू Q1। F1 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू Q1, ठीक है भाई। जैसा कि हमने सीखा F इज इक्वल्स टू K Q0 Q1 बाय कितना बेटा, R1 स्क्वायर, आ गया भाई। सिमिलरली F2 लिखते हैं। F2 कौन सा फोर्स है, F2 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू Q2 विच कैन बी रिटन एज K Q0 Q2 बाय R2 स्क्वायर। सिमिलरली बेटा हम लोग Fn भी लिख सकते हैं, Fn भी लिख सकते हैं विच विल बिकम K Q0 Qn बाय Rn स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया। अब बात यह आई कि क्या भाई जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस किया Q0 ने वो कितना है। क्या नेट फोर्स F नेट जो हमें फाइंड करना है वो इन सब फोर्सेस का सम होगा बेटे, F1 प्लस F2 एंड सो ऑन प्लस कितना बेटे Fn। अभी मैं ये सब मैग्नीट्यूड वाइज निकाल रहा हूँ, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। अभी हम सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं, डायरेक्शन की बात हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में, ठीक है भाई। तो मुझे F नेट निकालना है, तो F नेट अगर आपको फाइंड करना है तो F1 कितना बेटे, सब लोग देख पा रहे हैं, दैट इज K Q0 Q1 बाय R1 स्क्वायर। हाउ मच इज F2, दैट इज K Q0 Q2 बाय R2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। हाउ मच Fn इज, दैट इज K Q0 Qn बाय Rn स्क्वायर। क्या सब बच्चों को इतना समझ आ रहा है, ओके। सो F नेट हमें फाइंड करना है, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लीजिए आप। कॉमन आ गया भाई यहाँ से K Q0, देखते हैं अंदर क्या बचा बेटे। अंदर बचा फर्स्ट टर्म में Q1 बाय R1 स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में बचा Q2 बाय R2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस Qn बाय Rn स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया। तो क्या अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इस वाली टर्म को हमें क्या करना है बेटे, जनरलाइज करना है और किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में इसको हमें लिखना है। सो F नेट वुड बिकम दैट इज K Q0, और अब हम इसको, ये सम ऑफ ऑल टर्म्स है तो हम इसको समेशन की फॉर्म में तोड़ देंगे, दैट इज सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n, क्या लिखेंगे इसको, QI अपॉन RI स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया है। और ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्या आ गया, Q0, जो कि उसने बाकी सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के कारण, जितने भी चार्जेस उसके सराउंड में प्लेस्ड हैं सभी के कारण Q0 के ऊपर जो नेट फोर्स लगा है बेटे वो हमारा इतना आ गया। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीख लिया, हमने सीखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो किसी भी तीसरे पॉइंट चार्ज की प्रेजेंस और एब्सेंस के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं।
समझ में आ गई बात सब लोग को? ठीक है, अब हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? यही चीज, ये चीज क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ये सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या आ गया बेटे? सम आ गया हमारे पास। और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम डील करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वॉल क्लॉक है, ऐसे करके आपके पास क्या है? एक वॉल क्लॉक है, ऐसे करके आपके पास क्या है? एक वॉल क्लॉक है बेटे। और वॉल क्लॉक में जहां आपका 3 लिखा होता है वहां पे मान लीजिए बेटा एक चार्ज प्लेस्ड है 3 कूलम का। कितना चार्ज है यहाँ पे? 3 कूलम का। ठीक है भाई। जहां पे 9 लिखा होता है वहां पे एक चार्ज रखा हुआ बेटे कितने कूलम का? 9 कूलम का। ये सेंटर है बेटे, और यहां एक चार्ज रखा हुआ है जो कि कितना है बेटे? Q। और मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए बेटा कितना मान लेते हैं? 1 मीटर मान लेते हैं। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इससे। तो रेडियस मैंने क्या मान लिया इसका? 1 मीटर मान लिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर O। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है। क्या फाइंड करना है आपको? इस 3 कूलम के कारण और इस 9 कूलम के कारण इस Q ने बेटा जो है सेंटर पे रखा है, जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस किया है, जो क्या किया है? नेट फोर्स एक्सपीरियंस किया है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, फाइंड करते हैं। जैसा कि सब बच्चे पीछे के लेक्चर्स को देखते हुए जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये कैसा चार्ज है बेटे? पॉजिटिव चार्ज। ये Q भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है? मतलब 3 कूलम की वजह से इस Q पे जो फोर्स लगा बेटे, क्या मैं उसको बोल सकता हूं कि वो इस दिशा में एक फोर्स लगा, इस दिशा में लगा? इनफैक्ट मैं F नहीं लिखता उसको भी, इस दिशा में लगा। ठीक है भाई। क्या इस 9 कूलम की वजह से भी इस Q पे कोई फोर्स लगा? जी बिल्कुल लगा। और वो किस तरफ लगा? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, लाइक चार्जेस है, तो वो इस तरफ लगा भाई। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 3 कूलम ने जो Q के ऊपर फोर्स लगाया, लेट्स सपोज मैं इसको F1 का नाम दे देता हूं, और 9 कूलम ने Q पे जो फोर्स लगाया मैं इसको किसका नाम दे देता हूं बेटे? F2 का नाम दे देता हूं। तो अब हम F1 और F2 की वैल्यूज लिख लेते हैं, जैसा कि हमें पीछे का पता है। F1 कितना आ गया भाई? सभी बच्चे बोलेंगे दैट इज KQ इंटू 9 अपॉन बेटा कितना? 1 का स्क्वायर। F2 कितना आ गया भाई? सिमिलरली F2 आ गया बेटे, सॉरी 9 नहीं 3 आएगा। F1 इसके कारण वाला फोर्स था। ठीक है, F2 आ गया भाई KQ इंटू 9 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस इज 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। सो F1 सॉल्व होकर के कितना आया भाई? 3KQ, और F2 सॉल्व होकर के आया 9KQ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हमें ये देखना है कि जिस क्वांटिटी को हम फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड क्या कर रहे हैं बेटे? फोर्स फाइंड कर रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है? F नेट फाइंड करना है। और F नेट जो होगा वो क्या होगा? F1 और F2 का सम होगा भाई। अब हमें ये देखना है कि जो सामने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम फाइंड कर रहे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है? सभी बच्चों को पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स हैव देयर ओन अलजेब्रा। वेक्टर्स को सिर्फ उन्हीं के अलजेब्रा से ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है भाई, तो इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा है? मेरे ख्याल से सभी बच्चे बता सकते हैं कौन सा फोर्स ज्यादा है। यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि F2 इज ग्रेटर देन क्या? F1। तो जो नेट फोर्स आया, क्या आया बेटे आपका? नेट फोर्स आया, वो किस दिशा में आया? किस दिशा में आया भाई? F नेट किसकी दिशा में आया? F2 की दिशा में आया भाई। सो F नेट को क्या लिखा जाएगा बेटे? F2 माइनस F1, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं। दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे हैं बेटे? एंटी पैरेलल हैं। तो सिमिलरली इनमें सिंपली मतलब इनमें से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें से कम वाले का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो F नेट क्या आ गया बेटे हमारे पास?
F2 हमारा सॉल्व होकर के कितना आया था 9k3 और ये हमारा कितना आया था 3k3। सो F नेट कितना आ गया बेटे, F नेट आ गया आपका k3 कॉमन आ गया, 9 माइनस 3 कितना आ गया बेटे 6k3 आ गया। अगर आप इसको और इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखना चाहें तो k का वैल्यू सब लोग मेरे ख्याल से जानते हैं, दैट इज 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना बेटे q, 6q बाय, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 6q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नेट फोर्स लगा किसके ऊपर, q चार्ज के ऊपर, किसके कारण, इन दोनों चार्जेस के कारण। मेरे ख्याल से सब बच्चों को इतना समझ आ गया है, क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी की फॉर्मेट में इसी का एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं और यहां तक के क्वेश्चन को करने के बाद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पोर्शन अभी तक हमने यूज किया है, जो उसका रोल है वो सिर्फ इतना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं आपके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ कितने हो रहे हैं किसी पॉइंट चार्ज के, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, दैट इज k q1 q2 बाय r स्क्वायर। जो उन फोर्सेस को जोड़ने घटाने का प्रोसीजर है वो किसका है बेटे, वो तो वेक्टर्स का है। इसका मतलब ये सब करने के लिए आपको सबसे जरूरी बात क्या है कि क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए बेटे आपको। अगर आपको वेक्टर आता है तो आप ये काम बहुत आसानी से कर पाएंगे, अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आप ये काम चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज डू रिवाइज योर वेक्टर टॉपिक ऑफ क्लास +1। ठीक है भाई, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी का ले लेते हैं, क्लॉक का क्वेश्चन ही ले लेते हैं, समझ आएगा जिससे कि आपको, मान लीजिए भाई ये आपका क्लॉक है वाई, इसका रेडियस क्या मान लिया भाई मैंने 1 मीटर मान लिया, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है भाई वही q। ठीक है भाई, तो क्लॉक में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो यहाँ पे 12 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटे 1, सिमिलरली 4, 5, 7, 8, 10 और 11। आपको इस तरह का कुछ गिवन है, इस तरह का क्या कुछ गिवन है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ कितने कूलम का चार्ज रखा है, 12 कूलम का, यहाँ 1 कूलम, यहाँ 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम और 11 कूलम के चार्जेस रखे हुए हैं। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस वॉल क्लॉक, जो कि क्लॉक के कहाँ रखा है, सेंटर पे, और इस क्लॉक का रेडियस कितना है बेटा आपको बता दिया गया है 1 मीटर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखते हैं, सबसे पहले ट्राई करें आप लोग, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। ये बस उसी का एक वेक्टर का एक अच्छा एप्लीकेशन है और कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। यहां से स्टार्ट करते हैं इस वर्टिकल लाइन से। क्या 12 कूलम क्यू पे फोर्स लगाएगा? जी बिल्कुल लगाएगा। किस तरफ लगाएगा? तो वो इस तरफ लगाएगा भाई। क्या 6 कूलम क्यू पे फोर्स लगाएगा? जी बिल्कुल लगाएगा, वो इस तरफ लगाएगा भाई। लेकिन ज्यादा फोर्स किसका रहेगा? पिछले एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हैं आप, ज्यादा फोर्स जो रहेगा वो 12 कूलम वाले का रहेगा भाई, और सीधा सीधा कितना ज्यादा रहेगा? वो 6 टाइम्स ज्यादा रहेगा इसका। ठीक है भाई। सिमिलरली आप ये वाला लाइन ज्वाइन करें, सिमिलरली आप ये भी ज्वाइन करें, सिमिलरली आप ये भी देख पाएंगे कि ये सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है। सारे के सारे फोर्सेस बिल्कुल एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। यहां देख सकते हैं आप कि क्या 1 कूलम क्यू पे फोर्स लगाएगा? जी बिल्कुल लगाएगा। किस तरफ लगाएगा? वो इधर लगाएगा। क्या 7 कूलम भी क्यू के ऊपर फोर्स लगाएगा? जी बिल्कुल लगाएगा, वो इस तरफ लगाएगा। कौन सा फोर्स बड़ा है? मेरे ख्याल से आप सबको दिखाई दे रहा है, इस तरफ वाला कि इस तरफ वाला? जी बिल्कुल इस तरफ वाला।
सिमिलरली क्या 2 कूलम क्यू पे फोर्स लगाएगा जी, बिल्कुल लगाएगा। किस तरफ लगाएगा बेटे, वो इस तरफ लगाएगा। क्या 8 कूलम वाला भी क्यू पे फोर्स लगाएगा जी, बिल्कुल लगाएगा। किस तरफ लगाएगा बेटे, इस तरफ लगाएगा। सिमिलरली क्या 3 कूलम क्यू के ऊपर फोर्स लगाएगा जी, बिल्कुल लगाएगा इधर। क्या 9 कूलम भी क्यू पे फोर्स लगाएगा जी, बिल्कुल लगाएगा। क्या आप देख सकते हैं कि ऐसे सारे फोर्सेस ऑपोजिट होंगे, ठीक है, एक दूसरे के? ओके, ठीक है भाई। अब हम इसका एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है भाई, जिसमें कि हम ये देखेंगे किस तरफ को नेट फोर्सेस आ रहे हैं आपके। यहां सेंटर पे कौन प्लेस्ड है बेटे, क्यू। तो यहां 12 और 6 की वजह से जो फोर्स आया था बेटे, वो किस तरफ फोर्स आया था, सब लोग बताएंगे। इनफैक्ट हम ये पूरा क्लॉक नहीं बनाते हैं, सब लोग बताएंगे भाई। 6 और 12 की वजह से जो नेट फोर्स लगा वो किस तरफ लगेगा, 6 की तरफ लगेगा कि 12 की तरफ लगेगा। सब बच्चे बता सकते हैं कि वो किसकी तरफ लगेगा बेटे, 6 की तरफ लगेगा, ठीक है भाई। इसके बाद 1 और 7 के कॉम्बिनेशन को देखते हैं, तो किस तरफ फोर्स लगेगा भाई, सब बच्चे बताएंगे। 1 की वजह से फोर्स लगा था इधर, 7 की वजह से फोर्स लगा था उधर। तो जो नेट फोर्स आया था बेटे, वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, वो 1 की डायरेक्शन में आएगा। कि सब बच्चे देख पा रहे हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही सिमिलरली 2 और 8 का कॉम्बिनेशन जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरफ नेट फोर्स लगेगा, 2 की तरफ लगेगा भाई, ठीक है। सिमिलरली 3 और 9 के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरफ फोर्स लगेगा, नेट फोर्स 3 की तरफ लगेगा। सिमिलरली 4 की तरफ भी लगेगा भाई। सिमिलरली किसकी तरफ भी लगेगा बेटे, 5 की तरफ भी लगेगा। ये करके ऐसे करके कुछ नेट फोर्सेज आएंगे आपके। क्या सब बच्चों को इतना क्लियर है, ठीक है भाई। सबसे पहले तो अब यही देख लेते हैं कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मैं अज्यूम कर लेता हूं कितना बेटे, F। क्या मैग्नीट्यूड अज्यूम कर लिया मैंने इसका, F। अब ये फाइंड कर लेते हैं कि ये F का जो मैग्नीट्यूड है वो है कितना, दैट इज K इंटू Q इंटू कितना बेटे, सब लोग बोलेंगे 6 कूलम, 6 कूलम था, 6 कूलम नेट बच गया था बेटे सब तरफ से, अपॉन कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। तो 6KQ कितना है मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा, जो हमने अज्यूम कर लिया है वो कितना है, 6KQ, ठीक है भाई। तो ये फोर्स भी F है बेटा, ये फोर्स भी F है, ये भी F है, ये भी F है, और ये भी F है, और ये भी F फोर्स है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हमें अगली बात है कि इन सारे फोर्सेस के बीच का एंगल देखना है। तो ये एंगल सभी बच्चे बता सकते हैं कितना है भाई, टोटल एंगल अराउंड द सर्कल कितना रहता है बेटे, 360। 360 के एंगल को, 360 डिग्री के एंगल को आपको कितने बराबर प्लेसेस में बांटना है, 12 बराबर प्लेसेस में। तो कितना आ गया भाई, सभी बच्चे जान पा रहे हैं कि 30 डिग्री भाई। कितना कितना एंगल है बेटे, ये कितना एंगल है, 30 डिग्री। ये भी कितना है बेटे, 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 30 डिग्री, ठीक है भाई। अब आप मेरे ख्याल से ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ ये वाला जो F फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये वाला जो फोर्स F है वो किस डायरेक्शन में है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में है। और फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें फोर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या कर लेना चाहिए, रिजॉल्व कर लेना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब, फोर्स को हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए, रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है भाई। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स नोट कर देते हैं, मतलब नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं, तो वो क्या आएगा बेटा, सब लोग बताएंगे। क्योंकि ये नेट पूरा एंगल मिलकर के बेटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ये पूरा एंगल मिलकर के बेटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा, F cos 60। मेरे ख्याल से सब बच्चे जान पा रहे हैं। सिमिलरली इस फोर्स का भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटे,
F cos 60 डिग्री। ठीक है भाई। इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इस फोर्स का कितना कंपोनेंट आएगा बेटे, सब बच्चे जान पा रहे हैं, F sin 60 डिग्री। इस डायरेक्शन में भी कितना कंपोनेंट आएगा, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज F sin 60। क्या ये F sin 60 और ये F sin 60 एक दूसरे के ठीक बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? जी बिल्कुल कैंसिल आउट कर देंगे। हमने यहाँ देखा कि इस फोर्स का और इस फोर्स का वर्टिकल जो कंपोनेंट था वो क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो क्या हो गया बेटे, ऐड हो गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास नई सिचुएशन में जो डायग्राम आया वो क्या आया बेटे, सब लोग देख पाएंगे यहाँ, सब लोग देखेंगे कि एक फोर्स तो किस डायरेक्शन में था बेटे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक फोर्स किस डायरेक्शन में था, नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में। एक फोर्स किस तरफ है बेटे, यहाँ 30 डिग्री के एंगल पे है F, और एक फोर्स बेटा यहाँ था F 30 डिग्री के एंगल पे, और इस तरफ ये कौन भी आ गया था साथ में, F प्लस कितना बेटे, F cos 60 प्लस F cos 60। तो क्या मैं इसको 2F cos 60 लिख सकता हूँ, 2F cos 60 डिग्री। क्या सब बच्चे cos 60 का वैल्यू जान पा रहे हैं? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। क्या अभी ये फोर्स भी यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है? जी बिल्कुल बना रहा है। तो क्या अब हम यहाँ ये नोट कर लें कि हम इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स को भी किस में तोड़ लेते हैं, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया बेटे वो सब लोग बोलेंगे कितना आया, दैट इज F cos 30। इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया बेटे वो कितना आया, F cos 30। इस वाले फोर्स का जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आया बेटे वो सब लोग बोलेंगे कितना आया, दैट इज F sin 60। इस वाले फोर्स का भी वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आया वो कितना आया बेटे, सॉरी इट्स नॉट 60, इट्स 30, दैट इज F sin 30। क्या ये F sin 30 और F sin 30 बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरे के एक्ट हो रहे हैं? तो क्या ये भी अपना इफेक्ट कैंसिल कर देंगे? जी बिल्कुल कर देंगे। मतलब इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट और इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, और दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही दिशा में एक्ट होकर के क्या हो गया बेटे, ऐड हो गया। अब हम इसका एक और डायग्राम बना लेते हैं जिसमें आपको क्या दिखाई दिया कि यहाँ ये जो चार्ज Q रखा था, ये कौन चार्ज Q रखा है भाई, ये चार्ज Q रखा है, डू नॉट गेट फॉरगेट अबाउट इट, ये चार्ज Q है। इस चार्ज Q के ऊपर बेटा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो कितना हो रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले की सिचुएशन में जो गिवन था आपको, दैट इज F प्लस 2F cos 60 प्लस अभी कितना हो गया, F cos 30 प्लस F cos 30, दैट इज 2F cos 30। ध्यान से देख पा रहे हैं क्या सभी बच्चे? इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो सेंटर पे रखा है उस पे नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना फोर्स एक्ट हो रहा है बेटे। ठीक है भाई। वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर बेटा एक फोर्स एक्ट हो रहा है F नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज F। क्या आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है बेटा वो राइट एंगल है 90 डिग्री। क्या अब सब बच्चे यहां से F नेट निकाल देंगे, F नेट निकाल देंगे। इनफैक्ट अगर आप उसको I कैप और J कैप की फॉर्म में आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x एक्सिस मान लीजिए और इसको नेगेटिव y एक्सिस मान लीजिए, नेगेटिव y डायरेक्शन मान लीजिए। तो कहने का मतलब हमारा जो फोर्स आया बेटे वो कितना आया, दैट इज F यहां से कॉमन आ गया बेटे, पूरे में से यहां से कॉमन आ गया। cos 60 का वैल्यू भी आप रख सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सभी बच्चे। तो F प्लस 2F cos 60 प्लस 2F cos 30, आप लिखना चाहें तो इसके पीछे I कैप लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है। प्लस लगाने की बजाय आप माइनस का साइन लगाएं क्योंकि ये फोर्स नीचे की तरफ है, तो माइनस
माइनस जे कैप हो जाएगा ये, माइनस एफ जे कैप। कितना हो गया बेटे? क्या सब बच्चे यहां देख पा रहे हैं कि कितना नेट फोर्स इस चार्ज क्यू ने क्या किया है? एक्सपीरियंस किया है। सब बच्चे देख पा रहे हैं क्या? यहां जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है वो कितना है बेटे? सब लोग देख पा रहे हैं, एफ नेट है, जो इसका की आंसर ये रहा आपके स्क्रीन। मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये क्लियर होगा। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं है, रोल चार्ज पार्टिकल्स का नहीं है, रोल किसका है? वेक्टर अलजेब्रा का है। अगर आप वेक्टर अलजेब्रा में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट अगर आप वेक्टर अलजेब्रा में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो यही क्वेश्चन आपके लिए महाभारत हो जाएगा भाई। तो इस तरीके से आप अपना वेक्टर स्ट्रॉन्ग करें बेटा। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि आप अपना 11th कंटिन्यूसली रिवाइज करें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं आपको 11th रिलेट करता हूं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा सिचुएशन गिवन है, फिर मैं आपको सिचुएशन बनाने के बाद एक्सप्लेन करता हूं। इट इज गिवन टू यू, ये एक ब्लॉक है जिसका कि मास m है, ये एक और ब्लॉक, दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं बेटा, और ये एक स्प्रिंग जिसका कि स्टिफनेस कांस्टेंट k गिवन है आपको। These two identical blocks are placed on a frictionless horizontal plane। मान लीजिए आप किसमें रखे हैं? फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या बोला गया कि आपने हल्के से, बिल्कुल आराम से इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर एक चार्ज Q रिलीज कर दिया, मतलब चार्ज Q इनको दे दिया। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं दोनों चार्जेस को चार्ज Q दिया है, मतलब जो आपके पास टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है, नेट चार्ज है वो कितना है बेटे? Q है। और ये Q चार्ज आपको इन दोनों ब्लॉक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब देना है, और इस तरीके से देना है कि इसका स्प्रिंग मटेरियल से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मतलब स्प्रिंग को ये चार्ज नहीं गया है भाई, ख्याल रखिएगा आप इस बात का, स्प्रिंग को ये चार्ज नहीं गया है। ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ? इस वाले ब्लॉक पे और इस वाले ब्लॉक पे। और मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन थी दोनों ब्लॉक्स के, वो कितनी थी? इनिशियली L0 थी। मतलब ये L0 क्या है बेटा आपके लिए? ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग आराम से ऐसे, मतलब समझ सकते हैं आप, एक ये वाला ब्लॉक है, एक ये वाला ब्लॉक है, दोनों के दोनों ब्लॉक्स किससे अटैच्ड है बेटा? स्प्रिंग से अटैच्ड है, और आराम से ये सिस्टम रेस्ट पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है भाई। और आपको बोला गया कि अगर आपने एक चार्ज Q इन दोनों ब्लॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपको ये चार्ज Q ही क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है बेटा आपको? ये चार्ज Q ही क्या करना है? फाइंड करना है। और ये सब जो कहानी चल रही है ये वैक्यूम में चल रही है। चार्जेस के बीच का जो मीडियम है बेटा वो आपको फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम ही कंसीडर करना है इस क्वेश्चन में, ऐसा गिवन है आपको, ठीक है भाई। मान लीजिए जब आप इनको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, तो चार्ज जब आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्लॉक्स को, तो आपके सामने सिचुएशन देखिए कुछ ऐसी हो जाएगी। आपके सामने का जो सिचुएशन है बेटा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा बेटा? इलोंगेट हो जाएगा। क्यों इलोंगेट हो जाएगा? सब बच्चे जान पा रहे हैं क्या सर? और मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है कि ये चार्ज कैसा है? प्लस Q चार्ज है इनफैक्ट। तो ये जो m मास का ब्लॉक है बेटे, इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? इसका मतलब प्लस Q/2। ये जो m मास का ब्लॉक है इसके ऊपर भी कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा? प्लस Q/2। ये स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा घटेगा? सब लोग पहले मेरे को ये बताएंगे, सब लोग बताएंगे। क्या ये दोनों लाइक चार्जेस हैं? जी हाँ बिल्कुल ये लाइक चार्जेस हैं। क्या लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं? मतलब ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को इधर धकेलेगा, ये वाला ब्लॉक उस वाले ब्लॉक को इधर धकेल देगा, तो
कुछ ऐसा होगा, ठीक है भाई। और ऐसा बोला गया आपको कि ये स्प्रिंग के इलोंगेट होने के बाद ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रेस्ट पे आ गया, ऐसा एकदम से इलोंगेट हुआ, ये जो ब्लॉक्स हैं वो दूर दूर गए और फिर दूर दूर जाने के बाद क्या हो गए, अपना एक कहीं पे भी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में टिके रहे, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में टिके रहे, ठीक है भाई। तो जो बाद का लेंथ है, बाद का जो लेंथ है किसका, स्प्रिंग का जो लेंथ है, वो मान लीजिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, एल गिवन है, ऐसा गिवन है आपको, ठीक है भाई। तो आपको बोला गया कि फाइंड चार्ज क्यू, ठीक है भाई। अब जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में या रेस्ट पे है ये वाला ब्लॉक, तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जब आप इसका एफबीडी बनाते हैं, इस ब्लॉक M के ऊपर चार्ज कितना है बेटे, प्लस Q/2 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है भाई। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वाले ब्लॉक के कारण इस वाले ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाया गया बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किधर लगाया गया था, वो इधर लगाया गया था। इस वाले ब्लॉक के कारण इस वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस तरफ लगाया गया बेटे, सब बच्चे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं मैं, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा बेटे वो इस तरफ लगा, क्या सब बच्चे देख पा रहे हैं। जो स्प्रिंग फोर्स लगा वो इस वाले एंड पे किस तरफ लगा, सब बच्चे देख पा रहे हैं इसको, दैट इज FSP। मैं स्प्रिंग फोर्स को FSP से लिख दे रहा हूं, तो FSP लगा बेटे इस तरफ, ये इस वाले ब्लॉक का FBD हो गया इक्विलिब्रियम में। अब इस वाले ब्लॉक के FBD की बात कर लेते हैं। इस वाले ब्लॉक का जब FBD बनाएंगे हम लोग, तो क्या देखेंगे कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था वो किस तरफ लगा था बेटे, इस तरफ लगा था, दैट इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा बेटे, स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या चाहता है, स्प्रिंग को वापस अपनी नेचुरल लेंथ में लाना चाहता है, तो इस तरफ लगा बेटे FSP, क्योंकि स्प्रिंग तो इलोंगेट हो गया है बेटे, सब बच्चे देख पा रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है और जो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है, क्या वो बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल वो बराबर है। मतलब एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड देखते हैं इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हुआ इस वाली कंडीशन में, जब ये इतना हो गया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो वो कितना लगा बेटे, Q/2 इंटू Q/2 अपॉन, ये सब बच्चे बोलेंगे दैट इज L², ठीक है भाई, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया बेटे, L। और आप एक चीज यहां नोट करके रखिए, ये ब्लॉक्स सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। ये ब्लॉक्स किसकी तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं, पॉइंट चार्जेस की तरह, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। हमें बॉडीज का साइज कंसीडर नहीं करना है। मतलब अगर आप चाहें तो आप इसी डायग्राम को कुछ ऐसा बना सकते हैं कि ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक स्प्रिंग की हेल्प से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये ब्लॉक जिसका मास m है, ये ब्लॉक जिसका मास m है, समझ सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर भी चार्ज वही प्लस Q/2 है, इसके ऊपर भी चार्ज वही प्लस Q/2 है, और इनके बीच का दूरी कितना है, L। ये वाली सिचुएशन मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ रहा है। अब स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे भाई, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग फोर्स के मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं बेटे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, K दिया हुआ है। एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस K एंड दिस K। मैं इस K का वैल्यू ही लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। इस K का वैल्यू कितना रहेगा बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सब कहां हो रहा है बेटे, वैक्यूम में हो रहा है। क्या सब बच्चों को इतना समझ आ रहा है, ठीक है भाई। तो कितना आ गया अपने पास, K। लेंथ कहां से लेते हैं स्प्रिंग में, जब स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ कितना है, इफेक्टिव लेंथ यहां कितना था पहले, L0, यहां कितना है L।
तो स्प्रिंग का लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, सब बच्चे देख पा रहे हैं क्या, दैट इज L माइनस L नॉट, तो विच इज इक्वल्स टू K इंटू L माइनस L नॉट। स्प्रिंग में ये x कहां से लेते हैं बेटे, आप स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं ना F इज इक्वल्स टू माइनस के x, तो x कहां से लेते हैं, नेचुरल लेंथ से, तो नेचुरल लेंथ से कितना बड़ा, जो बड़ा वो L माइनस L नॉट। और आपसे पूछा क्या गया था, Q पूछा गया था भाई आपसे, तो Q कितना आ गया भाई यहां से, Q इंटू Q, तो क्या Q स्क्वायर हो गया, हम यहां लिखते हैं दैट इज Q स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 इंटू 4 क्या 16 हो गया बेटे, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट K L स्क्वायर इंटू L माइनस L नॉट। तो क्या मैं यहां से स्क्वायर हटा दूंगा तो यहां स्क्वायर रूट आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ Q क्या आ गया बेटे आपका, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 पाई एप्सिलॉन नॉट K L स्क्वायर इंटू L माइनस L नॉट। क्या सब बच्चों को ये चीज क्लियर है, मेरे ख्याल से तो भाई सब बच्चों को समझ आ जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इस क्वेश्चन में, नहीं मेरे ख्याल से नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, मान लीजिए कुछ और एक दूसरा सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं भाई, बहुत सारे सिचुएशंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बेटा, और इस तरह के क्वेश्चन करवाने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि मैं आपको 11th क्लास के मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस बता दूं कि कैसे मैकेनिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और +2 के सभी यूनिट्स के साथ जुड़ करके आता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है बेटा, क्या गिवन है आपको, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी हर साइड कितनी है बेटा, A गिवन है आपको, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हैं Q प्लस Q इनफेक्ट प्लस Q और प्लस Q रखे हैं, और इन कॉर्नर्स के नाम है A, B और C रिस्पेक्टिवली। और आपसे किसी ने पूछा कि फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लस Q चार्ज एट B। आपको क्या फाइंड करना है, जो प्लस Q चार्ज रखा है B पे, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगा है वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है आपका, मेरे ख्याल से सब बच्चों को डेटा के हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया है क्या, चलिए देखते हैं, चलिए ट्राई करें। सबसे पहले सब लोग वीडियो को पॉज कर दें और सब लोग अपने आप ट्राई कर पहले, फिर चलिए देखते हैं। क्या B पॉइंट पे जो प्लस Q चार्ज रखा है, क्या रखा है भाई, प्लस Q चार्ज रखा है, उसके ऊपर जो A पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा है उसने कोई फोर्स लगाया इसके ऊपर, जी हाँ बिल्कुल लगाया। क्या दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, बिल्कुल है। क्या लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं बेटा, जी बिल्कुल करते हैं। तो कहने का मतलब A पर जो चार्ज रखा है उसने B पर जो चार्ज रखा है उस पर इस तरफ को फोर्स लगाया। लेट सपोज बेटा मैं इस फोर्स को क्या बोल देता हूँ, F बोल देता हूँ, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। क्या इस फोर्स पर C पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से कोई फर्क पड़ा, नहीं, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि B पॉइंट पर जो प्लस Q चार्ज रखा है उसके ऊपर C पर जो प्लस Q चार्ज रखा है उसकी वजह से किस तरफ को फोर्स लगा, क्योंकि ये भी फिर से लाइक चार्जेस हैं, तो क्या ये भी रिपेल करेंगे, तो उसकी वजह से बेटे फोर्स लगा इस तरफ। किस तरफ फोर्स लगा, क्या सभी बच्चे ये देख पा रहे हैं किस तरफ फोर्स लगा, ठीक है भाई। और जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्रायंगल कैसा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या इसके सभी एंगल्स 60 डिग्री है बेटा, जी बिल्कुल 60 डिग्री। चलिए पहले इस F फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि भाई F फोर्स जो हमने माना है वो कितना है, क्योंकि ये भी दूरी ये है, ये भी दूरी ये है, तो दोनों फोर्सेस F रहेंगे, ठीक है भाई।
एफ फोर्स कितना रहेगा बेटा, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? ठीक है भाई। अभी ये दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री। और मेरे ख्याल से +1 से आपको ये ध्यान है कि अगर दो वेक्टर्स होते थे आपके पास ए और बी, और उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आप लिखते थे वो कुछ ऐसे फॉर्मूला से लिखते थे, दैट इज √(a² + b² + 2ab cos of theta, where theta is the angle between vector a and vector b। क्या इस तरीके से अब आप इसको कर पाएंगे? डायरेक्ट वन लाइन सॉल्यूशन बेटा आपके लिए है अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा आता है तो, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर बात ये आती है कि इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी निकालना है कि किस तरफ को फोर्स लगा। तो इन दोनों फोर्सेस का अगर मेरे को क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या मैं इस वेक्टर के पैरेलल इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर सकता हूं बेटे? जी बिल्कुल कर सकता हूं। कर लिया भाई। क्या इसको पूरा करने के लिए हम लोग यहां से, मतलब ये वाला एफ वेक्टर मैंने आपके लिए यहां शिफ्ट कर दिया बेटे, यहां शिफ्ट कर दिया। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कौन आएगा बेटे? वो ये डायगोनल आएगा एफ नेट। क्या अब आप इसको वैसे ही कर सकते हैं कि मान लीजिए ये एफ नेट, एफ इस एफ के साथ मान लीजिए कोई भी एंगल क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। अब आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए यहां से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, दैट इज tan alpha = b sin theta अपॉन a + b cos theta। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि अल्फा = tan, इधर आकर के बेटा इनवर्स हो जाएगा, b sin theta अपॉन a + b cos theta। इस तरीके से आप क्या भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब अगर आप लोग बोले तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर सकता हूं, पर सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहां दोनों फोर्सेस क्या हैं, सेम है। आप लोग मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं आपसे यही पूछा जाएगा कि आप उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स बताइए जो बी पे रखा है। आपसे यही क्वेश्चन कहाँ किसके लिए भी पूछा जा सकता था, ए के लिए भी पूछा जा सकता था। चलिए ज्योमेट्री बनाते हैं, सिर्फ सॉल्व नहीं हम उसको करेंगे, सिर्फ ज्योमेट्री बनाएंगे। बी पॉइंट पर जो चार्ज है +q, उसकी वजह से जो ए पॉइंट पर चार्ज है +q, उसके ऊपर किधर फोर्स लगाया बेटे? सब लोग बोलेंगे क्या इधर फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड f मान लेते हैं। सी पे जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है +q, उसकी वजह से ए के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा बेटे? क्या सब लोग देख पा रहे हैं इधर फोर्स लगेगा? क्या फिर से ये वैसी कहानी होगी, दो वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल है और दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल वेक्टर हैं। आपको डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट याद होने चाहिए। याद होंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, नहीं याद होंगे नहीं कर पाएंगे भैया। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं तो सी पर भी देख सकते थे, इसके कारण बेटा फोर्स लगता है इधर को, इसके कारण बेटा फोर्स लगता है इधर को। आप समझ सकते हैं कि मेरे को इसके पैरेलल यहाँ से और इसके पैरेलल यहाँ से लेना पड़ता है और नेट फोर्स बेटा कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ जाता है। क्या सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए? बहुत बढ़िया। इस तरह के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बहुत कुछ भी बना लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अब आपको एक स्केयर गिवन है, एक स्केयर ज्योमेट्री गिवन है भैया आपको, जिसके कॉर्नर्स पे वही +q और +q चार्जेस गिवन है। वही इसके नाम A, B, C और D गिवन है भाई। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड F net for the charge placed at C।
फाइंड एफ नेट एट ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है आपको उसके ऊपर क्या निकालना है बेटे, नेट फोर्स निकालना है। और ये भी गिवन आपको साथ में इस स्क्वायर की हर साइड कितनी है बेटे, ए, ये आपको गिवन है। मान लीजिए मैं कोई डेटा भी लेकर के क्वेश्चन करवा सकता था, पर ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है भाई, ठीक है भाई। क्या सभी बच्चे डायग्राम को एनालाइज कर पा रहे हैं? ओके, सी पॉइंट पर क्या रखा है भाई, प्लस क्यू चार्ज रखा है। सी पॉइंट पर क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है। सब बच्चे बताएंगे भाई बी वाला चार्ज सी वाले चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, दोनों लाइक चार्जेज है, सब लोग बोलेंगे क्या इधर को लगाएगा भाई। क्या मैं इसको मान लूं कि ये फोर्स कितना है बेटे, एफ मान लिया मैंने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या सब बच्चे बता देंगे कि जो डी पे चार्ज है वो सी वाले चार्ज पे किधर को फोर्स लगाएगा, क्या वो इधर को फोर्स लगाएगा भाई। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, क्या इसको भी एफ लिया जा सकता है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उस लाइन के लॉन्ग एक्ट होते हैं जो लाइन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को ज्वाइन करती है। याद करिए हमने उनको सेंट्रल फोर्सेस बोला था पिछले लेक्चर्स में, ठीक है भाई। क्या ए वाला चार्ज भी सी वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, जी बिल्कुल लगाएगा। वो किस तरफ को फोर्स लगाएगा, जी बिल्कुल वो इस तरफ को फोर्स लगाएगा, ठीक है भाई। अब ये कितना फोर्स है इसको देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा फ्रॉम ज्योमेट्री, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड कितना है भाई। क्या इस साइड बेटे सब लोग कैलकुलेट कर ले पा रहे हैं, √2 है। क्या सब बच्चे इसको कैलकुलेट कर ले पा रहे हैं, √2 है। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा देख लेते हैं। मान लीजिए इसको नोट करते हैं, कोई भी F1 मान लीजिए, इसको मैंने मान लिया। तो ये कितना हो गया बेटे, k² बटा √2 के होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटे, k² बाई क्या, 2a²। और जिन दोनों फोर्सेस को हमने F की संज्ञा दी है, जो F मान लिया है, उसको भी देख लेते हैं कितना है। F इज इक्वल्स टू k² बाई a²। तो क्या हम यहाँ k² बाई a² की वैल्यू यहाँ से F रख सकते हैं। तो इस फोर्स को हम F1 ना मान करके F' मान लेते हैं। इस फोर्स को मैंने क्या बोल दिया आपके सामने, F' बोल दिया। तो यहाँ से F' कितना आया बेटे, F' कितने टाइम्स आया, F के, वो आ गया बेटे कितना, F/2। कितना आ गया बेटे, सब लोग जान पा रहे हैं, F/2। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे बेटा, F/2 लिख देंगे। क्या तीन वेक्टर्स को एक साथ जोड़ने की बजाय हम ऐसा कर लें कि पहले इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को जोड़ लें, क्योंकि उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वल वेक्टर हैं, वो भी तो इसी लाइन पे आएगा। और जब वो इस लाइन पे आएगा तो इस वाले का नेट सम और इस वाले का नेट सम क्या हम जोड़ देंगे, वो इसी डायरेक्शन में आएगा। क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं भी समझ पा रहे तो ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं, इतना नोट कर लीजिए आप सबसे पहले, ठीक है भाई। तो इस वाले F का और इस वाले F का आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 है। तो इनके कारण जो फोर्स आएगा, मान लीजिए मैं उसको बोल देता हूं F1, जो कि कितना आएगा भाई, √F² प्लस F² प्लस 2F² इंटू बेटा कितना, cos 90। क्या बेटा cos 90 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटे, F² प्लस F², क्या 2F²। तो सिंपल भाषा में क्या F1 को मैं लिख सकता हूं √2 टाइम्स F। क्या सब बच्चों को ये बात समझ आ गई, मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। और ऑलरेडी इससे पहले हम लोग F' की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब ये F' और F1 क्या सेम डायरेक्शन में है, जी हाँ बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। आपको ये कैसे पता पड़ा कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब आप यहाँ tan अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे
F1 की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वो मान लीजिए इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है या इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, कोई भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 45 डिग्री आएगी। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं करवा नहीं रहा आपको, 45 डिग्री आएगा ये, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आने से पता क्या पड़ेगा कि ये जो हमारा F1 आया, जो कि इस F और इस F का रिजल्टेंट है, वो F डैश की डायरेक्शन में ही आया। अब क्या दोनों वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो खाली उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड कर देना चाहिए, मतलब उनको सिंपली स्केलर्स की तरह ऐड कर देना चाहिए? जी बिल्कुल। तो जो नेट फोर्स आया बेटा F नेट, वो कितना आया? क्या सभी बच्चे बता देंगे कितना आया? इस F और इस F का जो रिजल्टेंट आया था बेटा, वो कितना आया था? वो आया था √2F प्लस क्या F डैश लिखेंगे इसको? सो F नेट जो आएगा वो कितना आएगा बेटा? √2F प्लस कितना? F/2। क्या F यहां से कॉमन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल लिया जा सकता है। तो F नेट का वैल्यू आ गया बेटे, F यहां से कॉमन लिया हमने, अंदर आया √2 प्लस 1/2। F का वैल्यू क्या सब बच्चों को पता है? यहां F का वैल्यू सब बच्चे बताएंगे, दैट इज k² इंटू √2 प्लस 1/2 इज द आंसर, इज द आंसर। क्या इस तरीके से आपको यही क्वेश्चन में बदल करके चाहूं तो पूरा टाइम पास कर सकता हूं? बी पे नेट फोर्स पूछ लूंगा, डी पे नेट फोर्स पूछ लूंगा आपसे, ए पे नेट फोर्स पूछ लूंगा, बहुत कुछ करा जा सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी इसी क्वेश्चन को मेरे को अगर आपको थोड़ा सा टफ करना हो तो मैं इस वाले चार्ज का क्या कर सकता हूं बेटे? साइन चेंज कर सकता हूं। मान लीजिए मैं बोल दूंगा कि ए पे जो चार्ज रखा है वो कैसा है? -q है। अब अगर ये +q होता, ये +q होता और ये वाला भी +q होता और ये -q होता, तो होता क्या? ये F इसी डायरेक्शन में लगता है इस पे, ये वाला F भी इसी डायरेक्शन में लगता, लेकिन ये F डैश इस वाली दिशा में ना लग करके बेटा किस तरफ लगता? इस तरफ लगता। फिर क्या चेंज आता है इस क्वेश्चन में? चेंज क्या आता? सब बच्चे बोलेंगे क्या F नेट होता √2F माइनस F डैश? सब बच्चे देख पा रहे हैं, सिर्फ एक साइन का फर्क पड़ता बेटा। क्या सब बच्चे मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।